संविधान की सीरीज में आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, अस्थायी स्वशासन, जिसे हम पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जानते हैं। पंचायती राज व्यवस्था आपके परीक्षा में सवाल आते हैं और यहाँ से कई ऐसे प्रश्न हैं जो हर साल आपके सिलेबस में आते हैं। और पंचायती राज व्यवस्था क्या है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, कब कब इसके लिए कौन कौन समितियाँ बनी थी, बलवंत राय मेहता समिति ही क्यों मान की गई, इसके अलावा कौन कौन समिति बनी थी, अशोक मेहता समिति का क्या मामला था, इसे भारतीय संविधान में संवैधानिक दर्जा कैसे मिला है, इसमें कितने विषय होते हैं और कौन कौन से इससे जुड़े हुए प्रमुख अनुच्छेद होते हैं, नगर पालिका क्या, नगर पालिका परिषद क्या है, कितने स्तरों में होती है, इसमें कहाँ कहाँ प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, कहाँ अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, चुनाव प्रक्रिया कौन कराता है, कार्यकाल क्या होता है, इन का काम क्या होता है, इनके बाद बजट कहाँ से आते हैं, इन सभी तथ्यों पर एक एक करके हम बात करेंगे। और आप लोग इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम के साथ बने रहेगी कि ये सीरीज आप सभी के लिए काफ़ी अहम, काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करने के साथ इस वीडियो को शेयर करने के बाद इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा और जहाँ जरूरत पड़े इसकी स्क्रीनशॉट करते चलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप चाहे तो इसके नोट्स बनाते चलें, लिखते भी चलें। ये सीरीज आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट, हर एक लाइन आपके परीक्षा के लिए उपयोगी। हमने कोशिश किया है कि आपको उन्हीं तथ्यों को पढ़ाया जाए जहाँ सबके परीक्षा में सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए इस सेशन को हम लोग आगे लेकर चलते हैं और आप लोग पढ़ने रहिएगा। इसे पंचायती राज व्यवस्था, इसे अस्थायी स्वशासन के नाम से भी जानते हैं। अस्थायी स्वशासन विकेंद्रित शासन व्यवस्था इसे कहा जाता है। विकेंद्रीय भारत का जो संविधान है उसके आधार पर विकेंद्रित शासन व्यवस्था है, ये पंचायती राज व्यवस्था कहलाती है। इसमें सहभागिता मूलक लोकतंत्र का आदर्श अंतर निहित है। माने विकेंद्रित शासन व्यवस्था और सहभागिता मूलक लोकतंत्र, इनकी आदर्श अंतर निहित है। इनमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। लॉर्ड रिपन को अस्थायी स्वशासन का पिता कहा जाता है। आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, मैं बार बार कहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिलने वाली है जो आपको किताबों में खोजने पे नहीं मिल पाती। लॉर्ड रिपन को अस्थायी स्वशासन का पिता कहा जाता है, एकदम इंपॉर्टेंट, मतलब हर एक लाइन इंपॉर्टेंट ही है जो आपके लिए नोट्स तैयार की गई है। ये नोट्स आप ई लर्निंग विद दुर्गेश की ऐप डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। लॉर्ड रिपन 1882 में अस्थायी स्वशासन संबंधित प्रस्ताव दिया, जिसे अस्थायी स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा गया। अगर बात करें कि लॉर्ड रिपन ने 1882 में अस्थायी स्वशासन संबंधित प्रस्ताव दिया, जिसे अस्थायी स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये भी आप लोग के लिए अहम और इम्पोर्टेंट है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरी शासन व्यवस्था की गई तथा अस्थायी स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया। 1919 में देखा जाए कि भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरी शासन की व्यवस्था की गई तथा अस्थायी स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में भी रखा गया। आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट रख लें, हम इसके अगले पेज की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे बता रहा है कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया। यह लाइन आपके परीक्षा में पूछा जाता है। आगे चलकर 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला दूसरा राज्य बना। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान बलवंत राय मेहता समिति के सिफारों के आधार पर रखा गया। ये लाइन पूरी तरह से इंपॉर्टेंट, अहम और आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आप इसे लिख लीजिएगा, नोट्स भी बना लीजिएगा। अगर मैं आगे बढ़ूँ आपके साथ तो आगे आपको मिलेगा कि भारत में पंचायती राज से संबंधित कुछ प्रमुख समितियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट समितियाँ हैं, यहाँ से आपके परीक्षा में सवाल आते हैं। देखिए, डेली क्लास के लिए और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर सर्च करेगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के, और वहाँ पे सभी क्लास की नोट्स आपको मिलती रहेगी और क्लास की लिंक भी। अगर हम बात करें बलवंत राय मेहता समिति 1957, जी हाँ, बलवंत राय मेहता समिति 1957, इनकी रिपोर्ट 1957 की त्रिस्तरीय ढांचा बनाए जाने की सिफारिश की थी। माने जो पंचायत की त्रिस्तरीय ढांचा, इसके जनक बलवंत राय मेहता है। इसमें 3 स्तर थे, यही पूछा जाता है आपके परीक्षा में। पहला, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही पूछ लिया जाता है कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है वास्तव में वो है क्या। तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। अब इसकी स्क्रीनशॉट रख लें आप। आगे हम बढ़ते हैं। दूसरी आती है अशोक मेहता। कभी कभी मिलान करने के लिए आता है तो उस समय लोग घबरा जाते हैं कि सर इसको कैसे मिलान करें। तो अशोक मेहता समिति 1977, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रम मिलाता है, साल मिलाने के लिए आता है, कूट वाले सवाल पूछे जाते हैं। इसकी रिपोर्ट अगस्त 1978 में आई थी। पंचायत व्यवस्था हेतु द्विस्तरीय मॉडल, द्विस्तरीय मॉडल किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय मॉडल दिया था, जबकि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय मॉडल को प्रस्तावित किया था।
पहली स्तर पर मंडल पंचायत और दूसरे स्तर पर जिला पंचायत। ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा, माने पहले स्तर पर मंडल पंचायत और दूसरे स्तर पर जिला पंचायत। आगे हम बात करें जी के राव समिति 1985, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास एवं निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम से संबंधित प्रशासनिक ढांचों की समीक्षा करना। जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त नामक पद का सृजन करना। ये आपको यहाँ पे मिल जा रहा है ताकि आप सिलेबस के साथ साथ तथ्यों को पढ़ सकें। आगे अगर बात करें तो लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, इसे सिंघवी समिति के नाम से जाना जाता है, जो परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, LM सिंघवी समिति, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। इस समिति ने सिफारिश किया कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसे संवैधानिक दर्जा भी मिलना चाहिए। त्रिस्तरीय ग्राम खंड और जिला पंचायतों का गठन, दलगत व्यवस्था को पंचायती चुनाव में नहीं अपनाना चाहिए। यह सिंघवी समिति 1986 में अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किए कुछ अहम बिंदु जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनके सेशन, उनकी सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं, इसे साथ में नोट्स भी बना सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो आपके सामने है 73वां संविधान संशोधन। ध्यान से देखिएगा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। जी हाँ, अधिनियम 20 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसमें अनुसूची जोड़ी गई थी, अनुसूची 11, अनुसूची 11 को इसमें जोड़ी गई थी। यह सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। 20 अप्रैल 1993 को 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस या पंचायती राज दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये लाइन आप सभी के लिए बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है और संवैधानिक दर्जा ग्रहण करने के बाद सबसे पहले MP राज्य में लागू होती है। MP राज्य में, मैंने 73वें संविधान संशोधन के बाद जब पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिल जाता है तो सबसे पहले ये मध्य प्रदेश राज्य में लागू होती है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। भाग की बात करें तो कौन सा भाग जोड़ा गया? भाग 9 जोड़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। भाग 9 में पंचायत नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243 क से 243 अ तक, अगर देखा जाए तो 243 ए से 243 ओ तक पंचायत राज से संबंधित उपबंध किए गए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है आप सभी के लिए, जितने भी लोग सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। कुल देखा जाए तो 15 उपखंड जोड़े गए हैं, उनको भी हम लोग क्रमवार रूप से एक एक करके पढ़ेंगे। बस आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, लोगों को वीडियो शेयर जरूर करिएगा अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं सूची जोड़ी गई, जिसके तहत पंचायतों के लिए 29 विषय सूची की व्यवस्था की गई। हमारे पंचायती राज व्यवस्था अगर हम बात करें कुल इसमें कितने विषय हैं परीक्षा में पूछा जाता है तो 29 विषय है। लिखने के साथ साथ इसे याद कर लीजिए। 73वें संविधान संशोधन के प्रमुख उपबंध क्या क्या थे? अनुच्छेद 343 क में ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों का वर्णन किया गया है। पंचायतों की संरचना है अनुच्छेद 243 ग में। आइए देखते हैं क्या है। ग्राम स्तर, खंड और ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, इसके 3 स्तर हैं। ग्राम स्तर पर संरचना ग्राम पंचायत की होगी। अधिकारी इसमें प्रधान कहलाएगा, मुखिया कहलाएगा, सरपंच कहलाएगा। निर्वाचन विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रत्यक्ष मतदान होता है, डायरेक्ट जनता सीधा वोट करती है, प्रत्यक्ष मतदान होता है। खंड या ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत, इसके क्षेत्र पंचायत प्रमुख होते हैं, निर्वाचन प्रक्रिया प्रत्यक्ष। जिला स्तर पर जिला पंचायत, अध्यक्ष, चेयरमैन, अप्रत्यक्ष। तो यहाँ पे तीसरा स्तर था। ये तीनों स्तर आपके परीक्षा के लिए, यहाँ से आपके परीक्षा में सवाल आते हैं यहाँ तक। ठीक है, स्तर, संरचना और उसके अधिकारी कौन है। जिला स्तर पर चेयरमैन, अध्यक्ष या चेयरमैन, ब्लॉक या खंड स्तर पर प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख जिसे कहते हैं, और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के मुखिया, सरपंच या प्रधान। आगे हम बात करें
तो इनकी अहर्ताएँ क्या क्या होती हैं, इनकी अहर्ताओं के बारे में बात कर लें। पहला है वयस्क मताधिकार के आधार पर, मतलब जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों। प्रत्येक 5वें वर्ष निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जितने भी उत्तर प्रदेश में या भारत में चुनाव होते हैं, केवल 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची में होने वाले चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। बाकी जितने भी चुनाव होते हैं वो भारत निर्वाचन आयोग कराता है। ये बात याद रखिएगा, दिमाग में एकदम फीड कर लीजिएगा। चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। ये दोनों आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर राज्य विधानमंडल से कोई विधि पारित हुई हो और उसकी उपबंध के अंतर्गत किसी पंचायत की सदस्यता के लिए व्यक्ति आयोग घोषित कर दिया गया है, ठीक है, तो ये भी अधिकार विधानमंडल के पास है। इसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम आरक्षण संबंधित तथ्य को पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 243 घ में पंचायतों में आरक्षण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में कम से कम 1/3 स्थान आरक्षित होना चाहिए, मतलब 33% या यूँ कहें 1/3। यदि विधानमंडल चाहे तो इसे बढ़ा सकती है, लेकिन कम नहीं कर सकती। ये बढ़ाया जा सकता है लेकिन कम नहीं किया जा सकता। मेरा सवाल है, किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, इस क्लास में बने हैं, तो जरूर कमेंट करके दीजिएगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान अनारक्षित किए जाते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, लाइव आरक्षित किए जाते हैं। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों में कम से कम 1/3 स्थान उसी वर्ग की महिलाओं के लिए भी आरक्षित होंगे। यह भी इंपॉर्टेंट है। विधानमंडल चाहे इसे बढ़ा भी सकता है। राज्य की राज्यपाल को प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग के गठन की भी शक्ति दी गई है। ये पूरा लाइन जो आपके सामने, पूरी नोट्स जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी हर एक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। आप इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लें। यहाँ पर जो है ये नहीं होगा, स्थान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ लेते हैं, ये क्या है, कैसे काम करती है। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 के में की गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। उसकी सेवा शर्तें, पदावधि का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकेगा जैसा कि उच्च न्यायालय किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के सभी चुनाव के लिए मतदान सूची तैयार करने तथा पंचायत के सभी चुनाव का संचालन करने के लिए उत्तरदायी होती है। यह भी इंपॉर्टेंट है। संसद में 1996 में पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार विधेयक भी प्रस्तुत किया गया। तो राज्य निर्वाचन से आयोग से जुड़ा हुआ जो तथ्य है, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आप इसे लिख रहे हैं नोट्स बना के, तो लिख लीजिएगा ताकि हम इसके साथ और आगे बढ़ सकें। दिसंबर 1996 में दोनों सदनों से पारित होने के उपरांत 24 दिसंबर को राष्ट्रपति की सहमति के पश्चात ऐसा अधिनियम अस्तित्व में आया। वर्तमान में पेशा अधिनियम के अंतर्गत 10 राज्य आते हैं। कौन कौन? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अनुसूचित क्षेत्रों के अध्ययन के लिए जून 1994 में सरकार ने भूरिया समिति का गठन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनुसूचित क्षेत्रों के अध्ययन के लिए जून 1994 में सरकार ने भूरिया समिति का गठन किया था। इन सब की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, कुछ टॉपिक इस नोट्स में आगे पीछे हो गया है। जैसे एक है पंचायतों से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पूरी है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि अनुच्छेद 243 क से 243 अड़ा तक है, तो उसी अनुच्छेद को एक करके पढ़ेंगे। अनुच्छेद 243 में परिभाषाएं हैं। 243 क ए में ग्राम सभा है। 243 बी में पंचायतों का गठन है। 243 सी में पंचायतों की संरचना है। 243 डी में स्थानों का आरक्षण है।
243 ई में पंचायत की अवधि, ये सब भाग 9 में है। किसमें है? ये भाग 9 लिख लीजिएगा, भारतीय संविधान की भाग 9। जैसे अनुच्छेद में जोड़िए 4, 2, 6, 3, 9, इनके अंकों का योग भी 9 आएगा। ठीक है, तो इसलिए भाग इसका क्या है? 9 है। 243 एफ सदस्यता के लिए अयोग्यताएं, 243 आई राज्य वित्त आयोग का गठन, 243 जे पंचायतों के लेखकों की संपरीक्षा, 243 के पंचायतों के लिए निर्वाचन, ऊपर भी हम लोगों ने पढ़ा था, 243 ओ निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप का वर्जन, अनुच्छेद 243 पी परिभाषाएं, अच्छा इसके बाद नगर पालिका आ गया है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो ओ था उसको हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट पूरा अपने पास सुरक्षित रख ले। ये हम लोग को ऊपर पढ़ना था पंचायती राज व्यवस्था में, लेकिन स्लाइड थोड़ा सा एक नीचे आ गया था। अब हम लोग इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं नगर पालिका। पंचायती राज व्यवस्था के बाद क्या पढ़ेंगे? अब नगर पालिका। अब यहाँ से हम लोग का टॉपिक आ गया है नगर पालिका। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। भारतीय संविधान में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया और यहीं से जोड़ी गई 12वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में भाग क भी जोड़ा गया। भाग क का मतलब भाग 9 क जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ। कब से हुआ? 1 जून 1993 से। अनुच्छेद 243 त से लेकर 243 य 6 मतलब 243 पी से लेकर 243 जेड जी में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध है। इस संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं सूची जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत नगर पालिकाओं में 18 विषयों को सूची निर्दिष्ट की गई। अगर हम बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था में कुल 29 विषय थे और नगर पालिका में कुल 18 विषय हैं, जो परीक्षा के लिए अहम और इम्पॉर्टेंट है। प्रत्येक 5 वर्ष पर निर्वाचन कराए जाएंगे। निर्वाचन के लिए कम से कम 21 वर्ष की आयु आवश्यक है। ये लाइन दोनों इंपॉर्टेंट है। और वैश्य मताधिकार के आधार पर चुनाव होगा, मतलब जिनकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो। आप इस पेज की चाहें तो अपने पास स्क्रीनशॉट सुरक्षित रख लें। नगर पालिका से संबंधित चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होगी। मैंने आपको पहले बताया अनुसूची 11 और 12 में संबंधित विषयों पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग के पास होता है। राज्य विधानमंडल को चुनाव से संबंध में विधि बनाने का भी अधिकार है। नगर पालिका की संरचना अगर हम बात करें तो नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम। नगर पंचायत क्या है? संक्रमणशील क्षेत्रों में गठित की जाती हैं जो गांव से शहर में परिवर्तित हो रहे हैं। नगर पालिका परिषद क्या है? छोटे शहरों अथवा लघु नगरीय क्षेत्रों में गठित की जाती है। नगर निगम क्या है? बड़े नगरीय क्षेत्रों महानगरों में गठित की जाती है। आप इनकी पूरी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा और साथ नोट्स भी बना सकते हैं आप। नगर पालिकाओं में अगर आरक्षण की बात करें तो जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित होते हैं। महिलाओं के लिए 1/3 के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, माने 33%। राज्य चाहे जिसे बढ़ा भी सकता है। अनुच्छेद को हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये पंचायत से जुड़ा अनुच्छेद है। अब नगर पालिका से जुड़ा अनुच्छेद है प्रमुख। अनुच्छेद 243 पी में परिभाषाएं, 243 क्यू में नगर पालिकाओं का गठन, 243 आर में नगर पालिकाओं की संरचना, 243 टी में स्थानों का आरक्षण, 243 वाई में वित्त आयोग, 243 जेड ए नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, 243 जेड डी जिला योजना समिति, जेड ई महानगर योजना के लिए समिति, जेड जी निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जना। ये प्रमुख अनुच्छेद थे। अब इसमें है भारत में, चलिए यहाँ पर हम लोग का जो टॉपिक था ये यहाँ तक पूरा हो गया। अब किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। माने हम लोगों ने नगर पालिका से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य और पंचायती राज व्यवस्था जुड़े तथ्य को पूरा पढ़ लिया। इसके बाहर आपके परीक्षा में सवाल नहीं आता। अगर आपको लगता है इसके बाहर कोई टॉपिक आता है तो कमेंट करिएगा, उस पर भी हम इसकी वीडियो पूरा बनाएंगे।
आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा और सभी लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश्वर सर जरूर करिएगा, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ जाइएगा और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर ई लर्निंग विद दुर्गेश है। नोट्स संबंधी अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर घर बैठे सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। मेरी क्लास आप सभी के लिए निःशुल्क देश हित में राष्ट्र हित में चलती है और ये निःशुल्क क्लास आप लोग पढ़ रहे हैं, चाहे फेसबुक पे, ऐप पर, यूट्यूब पर, कहीं भी पढ़ रहे हैं। लोगों को साझा करिएगा, शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा और जो भी मैंने प्रश्न पूछे हैं उसका जवाब कमेंट करके जरूर दीजिएगा। मेरा सवाल है कि ग्राम पंचायत अर्थात मुखिया, सरपंच, प्रधान अपना त्यागपत्र किसको देगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि ग्राम प्रधान अपना त्यागपत्र किसको सौंपेगा। इसी के साथ सेशन को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। मिलते एक नए सेशन के साथ, एक नई वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर करिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा और हर क्लास में जुड़े रहिएगा। आप सभी का थैंक यू। नोट्स घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं और हाँ, ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके 6 से 12 तक के सभी एनसीईआरटी के नोट्स ई लर्निंग विद दुर्गेश से प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी अहम और काफ़ी उपयोगी भी होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।